राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि परियोजना क्या होती है। किसे कहते हैं परियोजना? परियोजना क्या होती है? परियोजना होती है किसी कार्य को करने के लिए किसी निश्चित उद्देश्य से योजना बनाना। क्या कहलाती है? परियोजना कहलाती है। और अपना टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के अंदर, यानी कि ऐसी परियोजना जिसके एक से अधिक क्या हो, उद्देश्य हो, उसे अपने क्या बोल देते हैं? बहुउद्देशीय बोल देते हैं। और अपने क्या दो तीन नाम मिलते हैं, या तो अपने नाम आ जाता है लिखा हुआ कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना। एक तो ये नाम मिलता है अपने को कई बार टॉपिक के अंदर, राजस्थान में सिंचाई परियोजना। कई बार नाम मिलता है राजस्थान में जल विद्युत परियोजना। कई बार अपने को नाम मिलता है राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना। तो भले तो सिंचाई परियोजना हो, भले ही विद्युत से संबंधित अपने क्या है उत्पादन की परियोजना, जल विद्युत से संबंधित उत्पादन की परियोजना हो, भले कोई नहर परियोजना हो, सारी की सारी किसमें शामिल होती है? बहुउद्देशीय। यानी कि अपने इस टॉपिक को अलग अलग भागों में नहीं बांटेंगे कि नहर परियोजना अलग पड़े, सिंचाई परियोजना अलग पड़े, जल विद्युत उत्पादन परियोजना अलग पड़े। ऐसा हमें नहीं करेंगे। हम सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलेंगे। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारे एक ही टॉपिक के अंदर अपने पढ़ लेंगे। तो अपने लिख लेते हैं सबसे पहले राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना में अपने बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना में अपने कौन कौन सी परियोजना शामिल कर सकते हैं? तो जैसे परियोजना होती है, परियोजना को अपने देखें तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो इसमें अपने पढ़ेंगे कौन सी? सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना कई प्रकार की हो जाती है, वृहत, लघु, एक इसमें अपने पढ़ लेंगे मध्यम। तीन ये हो गई। एक परियोजना के अंदर ही अपने पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, अब ये इतनी पढ़ेंगे। अब ये तो जो तीन है इनका तो एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है सिंचाई करना। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या हो गया? सिंचाई करना। लेकिन ये जो परियोजना है इसके आगे लिखा है बहुउद्देश्य, यानी कि इसके उद्देश्य एक से अधिक हो गए। इनका तो एक ही उद्देश्य हो गया, उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना है। लेकिन इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका सिंचाई करना भी उद्देश्य हो सकता है, लोगों के घर तक पानी पीने के लिए पहुंचाने का भी उद्देश्य हो सकता है, मछली पालन का भी उद्देश्य हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बरसात ज्यादा होती है तो वहां पर बाढ़ आती है, उस बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए डैम बनाया जा सकता है, उसमें मछली का पालन किया जा सकता है। और अगर भूमि समतल है, नहर कोई समतल बनाई है तो उसके अंदर अपने जल परिवहन का लाभ भी उठा सकते हैं। कई इसके लाभ हो जाते हैं। तो इसमें हाँ, विद्युत उत्पादन आराम से हो सकता है, विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है। तो अब अपने इन सारी चीजों को क्या है एक साथ लेकर के चलेंगे। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उपयोगी चीज है वो है सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो अधिकांश भाग क्या है, एक प्रकार से अपने कहें तो सिंचाई की दृष्टि से अपने उसके लिए साधन नहीं है। सिंचाई के लिए वो वर्षा पर क्या है, निर्भर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है सामने वो ये है। अब अपने बात करते हैं, एक तो अपने इसमें पढ़ते हैं सिंचाई। नॉर्मल एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सिंचाई, सिंचाई क्या है, किसे कहते हैं सिंचाई? अपने क्या होती है सिंचाई? तो सिंचाई का मतलब हो गया कि कृत्रिम तरीके से फसल को पानी देना। तो वो क्या है सिंचाई है? मान लो भले हम क्यार विधि से दे रहे हैं, भले हम फुहारा विधि से दे रहे हैं, या
अपने क्या है बूंद बूंद सिंचाई परियोजना ड्रिप पद्धति के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से ही कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, फसल को कृत्रिम रूप से पानी देना, कृत्रिम रूप से फसल को पानी देना, पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। फिर दूसरी बात जो सामने निकल के आती है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों है राजस्थान में, तो राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान का वर्तमान के अंदर लगभग अपने बात करें 2/3 भाग यानी कि लगभग 66% भाग है वो वर्षा पे निर्भर है, फसल होती है उसमें वो वर्षा पे निर्भर होती है। लेकिन वर्षा भी कैसी कि वर्षा की कमी है राजस्थान के अंदर, वर्षा अच्छी होती नहीं है, वर्षा टाइम पे नहीं होती है, अनिश्चित है। अपने ये कहे कि एक तो वर्षा की कमी है, वर्षा होती नहीं, दूसरी बात वर्षा अनिश्चित है, होगी कि नहीं होगी निश्चित नहीं है, तीसरी बात अनियमित है, हो सकता है टाइम से पहले शुरू हो जाए, हो सकता है टाइम के वर्षा काल के बाद में बरसात हो तो भी फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हिसाब से ज्यादा वर्षा हो जाएगी तो भी फसल खराब हो जाएगी, निश्चित मात्रा से अगर बरसात कम होती है तो भी फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है तब एक ही चारा बचता है, वो चारा है कि सिंचाई की जाए, सिंचाई के माध्यम से जैसे फसल को आवश्यकता होगी वैसे उसके अंदर क्या सिंचाई की जा सकती है। तो इसमें लिख देते हैं अपने राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। अब अपने बात कर लेते हैं कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना की अन्य राज्यों के मुकाबले आवश्यकता ज्यादा है। तो लिखेंगे राजस्थान में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता, राजस्थान में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि राजस्थान में वर्षा की कमी है, राजस्थान में वर्षा की कमी। दूसरी बात है वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा निश्चित नहीं है, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता यानी कि नियमित नहीं है कि ठीक है अभी इतने तारीख से इतने तारीख तक बरसात होनी है, कई बार पहले शुरू हो जाती है, कई बार उसके 2 महीने बाद तक ये वो बरसात वहां पर शुरू नहीं होती है। फिर अब बरसात होती नहीं है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, तो हमने क्या किया कि कुछ क्षेत्रों के अंदर जो भूमिगत मीठा जल था, जमीनी जो अपने जल बोल सकते हैं, उसे कुएं और नलकूप के माध्यम से उसका क्या किया, उपयोग किया, दोहन किया, और दोहन इतना ज्यादा कर दिया कि भूमिगत जल स्तर है वो गिर गया। अब अगर और ज्यादा उपयोग करेंगे तो ऐसे मान लो कि पानी क्या हो जाएगा, मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक आवश्यकता बन गई, भाई कुओं का पानी उपयोग नहीं कर सकते या हमने उपयोग करके खत्म कर दिया, तो अब हम क्या है सिंचाई किसके माध्यम से करेंगे, कुछ परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई करने के लिए अपने को कुछ परियोजनाएं बनानी पड़ेगी। तो लिखेंगे भूमिगत जल स्तर का, भूमिगत जल स्तर का घटना या नीचे गिरना, ये भी लिख सकते हैं, घटना या नीचे गिरना। इसके बाद में सतही जल का अभाव यानी कि सतह पर कोई राजस्थान के अंदर
इतनी बड़ी मात्रा के अंदर नदियां नहीं है, और पश्चिमी राजस्थान में तो बिल्कुल ही नहीं है कि अपने क्या है यहाँ पर सही जल का उपयोग कर सके। तो एक ही अपने लिख सकते हैं, सही जल का अभाव, सही जल का अभाव। तो ये 5 आवश्यकताएं हो जाती है कि इसके इन आवश्यकताओं के चलते अपने को सिंचाई के साधनों का या सिंचाई परियोजनाओं का क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता क्यों है ना। तो ये हो सकता है कि ये 4 आवश्यकताएं देकर के पूछ ले कि 1, 2 व 3 तीनों आवश्यकताएं सही है राजस्थान में सिंचाई के लिए, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2 सही है, या ये कोई एक गलत डाल करके भी किसी भी प्रकार से प्रश्न यहां से आ सकता है। अपने लास्ट में करके देख लेंगे। अब अपने आगे बात करें कि सिंचाई करने के लिए सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति के मन में क्या आता है, विचार आता है। मान लो कि जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी थी, तो इसका भी तो किसी के मन में कोई विचार तो आया होगा। इससे पहले अपने गंगा नहर बनी, तो वो भी एक सिंचाई परियोजना थी। जब वो परियोजना बनी, उसे बनाने की कोई योजना बनी, तो किसी के मन में तो विचार आया होगा कि अपने को ऐसी क्या बनानी चाहिए, नहर बनानी चाहिए। अब नहर बनानी चाहिए या कोई सिंचाई परियोजना अपने को बनानी है, तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, अपने को एक विभाग बनाना पड़ेगा जिसके अंदर उस अपने बात करें कि उस योग्यता के बंदे हो, व्यक्ति हो उसके अंदर, जो उससे संबंधित अपने को क्या है, सही राय दे सके, सही बजट बता सके भी नहर कहाँ पे कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे किस प्रकार की होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए राजस्थान के अंदर सिंचाई विभाग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, सिंचाई विभाग की। तो अब अपने जो आगे बात करते हैं वो लिखते हैं राजस्थान में सिंचाई विभाग की स्थापना। लिखिए राजस्थान में सिंचाई विभाग की स्थापना। तो लिखेंगे स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 14 दिसंबर 1949 को। 14 दिसंबर 1949 को राजस्थान के अंदर सिंचाई विभाग की क्या हुई, स्थापना हुई। पहले अपने पढ़ते थे कि जैसे सिंचाई मंत्री होता था, लेकिन अब अपने सिंचाई मंत्री का नाम नहीं सुनते। अब नाम क्यों नहीं सुनते, क्योंकि सिंचाई विभाग का नाम क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। अब वर्तमान में इसका जो नाम है वो है जल संसाधन विभाग। वर्तमान नाम क्या रखा गया है, जल संसाधन विभाग। तो लिख देंगे कि सिंचाई विभाग का वर्तमान नाम क्या है, तो लिख दीजिए वर्तमान नाम है जल संसाधन विभाग। वर्तमान नाम जल संसाधन विभाग इसका वर्तमान नाम है। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब थोड़ी सी अपने एक आंकड़े की बात करते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले राजस्थान के सिर्फ 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर ही सही अपने जल से क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। सिर्फ कितने हेक्टेयर पर, 4 लाख हेक्टेयर पर। लेकिन वर्तमान की जब अपने बात करते हैं तो वर्तमान राजस्थान के अंदर 39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो प्रश्न बन सकता है ना कि राजस्थान में वर्तमान समय के अंदर कितने क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो अपने कहेंगे 39 लाख हेक्टेयर पर। तो ये लाइन अपने नोट कर देते हैं। तो लिखिए स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी जो वर्तमान में 39 लाख
हेक्टेयर क्षेत्र पर उपलब्ध है। ये आंकड़ा वर्तमान वाला है ना, ये याद रखना है। कितने लाख हेक्टेयर है? 39 लाख हेक्टेयर है। ये अपने को बात ध्यान में रखनी है। अब अपने बात करते हैं वर्तमान राजस्थान में सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के साथ में हम एक परियोजना पढ़ेंगे, बहुउद्देश्य परियोजना। तो एक टेबल के माध्यम से अपने इन्हें देख लेते हैं। ये इतना नोट कर लिया होगा इधर वाला। लिखते हैं वर्तमान राजस्थान में सिंचाई परियोजना। वर्तमान राजस्थान में सिंचाई परियोजना। अब सिंचाई परियोजना तो वैसे 3 ही प्रकार की। अगर स्पेशल सिंचाई परियोजना की बात करें ना, तब तो कितने प्रकार की है? 3 ही प्रकार की है। लेकिन अपने क्या करेंगे, बहुउद्देश्य परियोजना भी इसके साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि बहुउद्देश्य परियोजना यानी कि वह परियोजना जिसके एक से अधिक उद्देश्य हो। उसका भी तो एक उद्देश्य है सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है, तो उससे भी तो क्या होती है? सिंचाई होती है। तो हम 1 नंबर पे लिखते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। कौन सी परियोजना? बहुउद्देश्य परियोजना। आगे लिख लेंगे इसके बारे में कि बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है। ठीक है। 2 नंबर पे अपने लिखेंगे वृहत सिंचाई परियोजना। वृहत सिंचाई परियोजना। वृहत सिंचाई परियोजना के बाद में 3 नंबर पे अपने को लिखना है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। और एक अपने को लिखना है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना। इनकी क्या विशेषता है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है? वो वर्गीकरण जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके बारे में जो भी इनकी विशेषता होगी वो लिखते जाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने को एक बात ये ध्यान में रखनी है कि कई बार क्या प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर वृहत स्तरीय या वृहत सिंचाई परियोजना कितनी है, मध्यम सिंचाई परियोजना कितनी है और लघु सिंचाई परियोजना कितनी है। इनका आंकड़ा है फिक्स। वो आंकड़ा लगभग हर साल के मान लो परिवर्तित हो जाता है। कोई एक आधी परियोजना और बना देते हैं तो उसमें परिवर्तन आता रहता है। अपने वर्तमान टाइम की वो बात कर लेते हैं। तो वृहत सिंचाई परियोजना है 8। वृहत सिंचाई परियोजना की वर्तमान में राजस्थान में संख्या कितनी है? 8। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या है 5। मध्यम स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 5 है। और लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या है 41। कितनी संख्या है? 41। अब बहुउद्देश्य परियोजना की अपने बात करते हैं। तो बहुउद्देश्य परियोजना के अंदर अपने को क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये परियोजना, जो भी परियोजना है, अपने ऐसे नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से अकेले राजस्थान की है। तो ऐसी नहीं है। ये दूसरे देशों, अपने दूसरे राज्यों के साथ में राजस्थान की क्या है? साझी परियोजना है। जैसे इसमें अपने नाम लिखे कि इसमें कौन कौन सी अपने को पढ़नी है। तो एक तो अपने इसमें पढ़ेंगे भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। एक इसमें पढ़ेंगे व्यास परियोजना। व्यास परियोजना। एक इसमें अपने पढ़ेंगे चंबल परियोजना। एक इसमें पढ़ेंगे माही
परियोजना। ये 4 परियोजना जिनसे अपने प्रश्न आते हैं, 4 परियोजना तो अपने ये पढ़ेंगे इसके अंदर। अब इसके बाद में अपने वृत्त स्तरीय 8 सिंचाई परियोजनाएं जो अपने को पढ़नी है, या कई बार ऐसा नॉर्मल सीधा ही प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के वृत्त स्तरीय सिंचाई परियोजना नहीं है, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो वो भी अपने को 8 नाम यहां पे क्या करने हैं, नोट करने। भी आगे विशेषता पता हो ना हो, कम से कम 8 नाम तो पता होने चाहिए कि वृत्त स्तरीय 8 सिंचाई परियोजनाएं कौन सी है। तो 1 नंबर पे लिखिए नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना। 2 नंबर पे लिखिए नर्मदा नहर के बाद में लिखिए परवन सिंचाई परियोजना। परवन सिंचाई परियोजना। 3 नंबर पे लिखिए धौलपुर लिफ्ट नहर, धौलपुर लिफ्ट नहर परियोजना। 4 नंबर पे लिखिए मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना। मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन, मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना। अगली लिखिए इसके बाद में नौनेरा बांध परियोजना। नौनेरा, इनको पढ़ेंगे अपने आगे जाकर के। नौनेरा बांध परियोजना। 6 नंबर पे लिखिए इसके बाद में नौनेरा के बाद में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना। ऊपरी उच्च स्तरीय, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना। 7 नंबर पे लिखिए पीपल खूंट नहर परियोजना। पीपल खूंट नहर परियोजना। और 8 नंबर पे अपने इसमें लिखिए काला तीर लिफ्ट परियोजना। काला तीर लिफ्ट परियोजना। काला तीर लिफ्ट परियोजना। ये वृत्त सिंचाई परियोजना के अंदर क्या होती है, 8 परियोजनाएं शामिल होती है। अब अपने को 5 नाम लिखने हैं मध्यम सिंचाई परियोजना के, उसके 41 नाम अपने यहां पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ उस अपने मध्यम सिंचाई परियोजना के 5 नाम नोट कर लेते हैं। 1 नंबर पे लिखिए गरदड़ा परियोजना। इनको आगे डिटेल से पढ़ेंगे अपने, जो भी इनकी विशेषताएं है ना, एक बार सिर्फ अपने को क्या लिखना है, नाम नोट करना है। एक लिखिए गरदड़ा परियोजना। 2 नंबर पे लिखिए गरदड़ा परियोजना के बाद में आप लिखिए तकली परियोजना। तकली परियोजना। एक लिखिए गागरिन या गागरोन परियोजना। एक लिखिए लहासी परियोजना। लासी परियोजना। और एक 5 नंबर पे आप लिख दीजिए हथिया देह परियोजना। हथिया देह परियोजना। इनकी डिटेल अपने इनको अपने डिटेल से आगे पढ़ना है। हथिया देह परियोजना। और अब ये जो 41 है इनको अपने यहां पे नहीं पढ़ेंगे, इनके सिर्फ नाम और नाम के साथ में जिला, बस वो 41 नाम अपने को सीधे याद करने होते और इन्हीं में से प्रश्न आते, इसके अलावा प्रश्न नहीं आता। ठीक है, अगर ये इतने नाम याद कर लेंगे ना अपने, इनकी विशेषताएं तो ज्यादा महत्वपूर्ण तो विशेषता के आधार पे ये थोड़ी थोड़ी विशेषताएं इनकी है, इनकी तो बहुत ही कम है और इनकी विशेषता है नहीं, इनके तो सिर्फ नाम है और जिला, इतनी बात अपने को याद करनी है। तो ये ऐसे समझ लो कि इतनी चीज अपने को क्या है, पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। अब इसके अलावा कुछ आंकड़े अपने को पढ़ने, जैसे अपने को पता होना चाहिए कि
अपने राजस्थान के अंदर कुल सिंचित क्षेत्र है वो लगभग भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना है, एक तो ये बात पता होनी चाहिए। फिर राजस्थान के अंदर कितनी नदी बेसिन है जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनसे क्या है जल का उपयोग किया जा सकता है, एक क्वेश्चन ये आ जाता है। फिर अपने को ध्यान में रखना है कि राजस्थान को कुल कितना जल मिलता है सिंचाई के लिए, कितने क्यूबिक मीटर है या घन मीटर के अंदर जो भी आता है, एकड़ मीटर के अंदर है, वो अपने को ध्यान में रखना है। और फिर अपने को थोड़े से आंकड़े ध्यान में रखने कि कुओं से सिंचाई कितनी होती है, नलकूप से सिंचाई कितनी होती है, नहरों से सिंचाई कितने क्षेत्र पे होती है, और सर्वाधिक सिंचाई इनसे कौन कौन से जिले के अंदर होती है। एक ये बात इसमें अपने को ध्यान में रखनी होती है। तो ये बना ली होगी टेबल आपने, ठीक है। तो अब अपने आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा चलेगा ये टॉपिक, हाँ आराम से। अगर प्रश्न सही करने हैं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। अब पेज तो कितने हो देखो, लिखे भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का, भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 9% भाग राजस्थान में पाया जाता है। भारत में अगर 100% सिंचित क्षेत्र है तो उसका 9% कहां पे है, राजस्थान में है। फिर अपने बात करें कि राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए और इन 15 नदी बेसिनों को 58 उप बेसिनों के अंदर बांटा गया है। अभी मैं समझाता हूं कि उप बेसिन क्या होते हैं। और इन उप बेसिनों को अपने बात करें तो आगे 541 सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र के अंदर विभाजित किया है। यह प्रश्न बनता है ये क्या होता है, देखो इन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंदर 15 मुख्य नदी है, 15 तो क्या है, मुख्य नदी है। और इन 15 मुख्य नदियों को जब आगे विभाजित करते हैं तब 58 उपबेसिन, इनकी प्रमुख 58 सहायक नदियां निकल के क्या आती है, सामने आती है। कितनी नदियां निकल के आती है, 58। और इन 58 के जब सहायक नदियों और कुछ क्षेत्रों की बात की जाती है जहां से जल प्राप्त किया जाता है, उनकी संख्या कितनी है, 516 है, 541 है, 541 है, कितनी है, 541 है। तो ये अपने को ध्यान में रखनी है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, यहां से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट बात है ये, तो इसको नोट करते हैं। तो लिखिए राजस्थान को 15 मुख्य नदी बेसिन तथा 58 उप नदी बेसिन व 541 सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। ये प्रश्न बन सकता है, याद कर लेना, नोट लगा लेना इसके, कि मुख्य नदी बेसिन कितनी है, उपनदी बेसिन कितनी है, और सूक्ष्म जो जल ग्रहण के क्षेत्र हैं वो कितने हैं। तो 541 है। अब और क्या प्रश्न बनेगा, और प्रश्न ये बन सकता है कि एक तो ये आंकड़े 3 हो गए कि 15 मुख्य, 58 उप बेसिन और 541 है वो सूक्ष्म बेसिन। अब ये जो 15 मुख्य नदी बेसिन है, इससे राजस्थान को कितना सतही जल उपलब्ध होता है,
एक ये प्रश्न बनता है कि ये तो राजस्थान की बात हो रही है भी, राजस्थान के अंदर 15 मुख्य नदी बेसिन है, एक तो उनसे राजस्थान को कितना जल मिलता है, और राजस्थान से बाहर की जो नदियां हैं जैसे सतलज है, व्यास है, कोई रावी है, या जैसे अपने बात करें कि माही है, वो भी 2 राज्यों के अंदर है, चंबल है, वो है, तो इनसे दूसरे राज्यों की कोई और नदियां हैं, उनसे राजस्थान को कितना जल उपयोग के लिए मिलता है। तो ये आंकड़ा भी अपने को याद करना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं कि राजस्थान की जो अपनी खुद की नदियां उनसे कितना जल मिलता है। तो लिखिए राजस्थान में 15 नदी बेसिनों से, राजस्थान में 15 नदी बेसिनों से बेसिनों से 158.60 लाख 158.60 लाख एकड़ फीट जल, 158.60 लाख एकड़ फीट जल उपलब्ध होता है। अगर इसको अपने क्या है लाख में नए पूछ करके मिलियन के अंदर पूछे तो मिलियन के अंदर भी तो पूछ सकता है। 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो ये कितने लाख है? 158 लाख है। और अगर इसे मिलियन में बदलेंगे तो इसमें 10 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। लास्ट वाली 0 कट जाएगी। पॉइंट 1 8 से 8 के बाद में वो 8 से क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। 8 से पहले आ जाएगा तब ये कितना बन जाएगा? 15.8 मिलियन या 15.86 मिलियन फीट इसके अंदर पानी हो जाएगा। दोनों बात ध्यान में रखनी है, मिलियन वाला पता होना चाहिए। तो कैसे बदलेंगे? ऐसे बदल देंगे। 158.60 है और 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। इस 0 से 0 कट जाएगी, इस 0 से 0 कट जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 15.86 मिलियन एकड़ फिट हो जाएगा। ये आंकड़ा भी अपने को याद में रखना है। इस प्रकार से हो जाएगा ये। फिर ये तो हो गया राजस्थान के अंदर जो नदियां उनसे जो जल मिलता है। राजस्थान के बाहर से भी पड़ोसी राज्यों के साथ भी तो समझौते हो रखे। राजस्थान ने परियोजनाओं के अंदर पैसे लगा रखे, तो उनसे राजस्थान को कितने जल की प्राप्ति होती है। तो लिखिए राजस्थान को लिखना, राजस्थान को पड़ोसी राज्यों से आवंटित जल, राजस्थान को पड़ोसी राज्यों से, राजस्थान को पड़ोसी राज्यों से आवंटित जल। तो इस जल को अपने मिलियन के अंदर ही पढ़ लेते हैं। तो मिलियन में लिखेंगे 14.5 मिलियन एकड़ फीट। कितना है? 14.5 मिलियन एकड़ फीट। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या अपने को क्या मिलेगा? 145 लाख एकड़ फीट ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। या ये कैसे लिखा हुआ मिल सकता है? ये मिलेगा 14.5 MAF मिलियन एकड़ फीट। ऐसे शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। कोई भी आंकड़ा आपको मिल सकता है। ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, 145 लाख एकड़ फीट भी लिखा हुआ मिल सकता है, 14.5 मिलियन एकड़ फीट ऐसे भी मिल सकता है। ये और ये तो एक ही बात है। MAF मिलियन एकड़ फीट, ठीक है, एक ही मतलब है इनका, कोई अंतर नहीं है इनमें। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने बात करें कि पूरे विश्व की, अब जब अपने बात करते हैं ना, तो विश्व के अंदर जल भाग कितना है? हाँ, जल भाग और स्थल भाग कितना कितना है वितरण? 29.9% है क्या?
या 29 अपने बड़ा बड़ा माने 29% तो स्थल है और बाकी बच गया वो क्या है, जल है। ऐसा ही है। और जो जल है क्या वो सारा जल काम का है क्या, नहीं है। तो कितने परसेंट जल काम का है, लगभग 2% के आसपास विश्व में जल काम का है। देखो एक थोड़ा सा समझते हैं अपने भी जल का महत्व कितना है। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के 29% भाग में तो क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, और 71% भाग पे क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, ये जो 71% जल है ना, ये ऐसे मान लो कि ये 100 बाल्टी है, कितने बाल्टी जल है मानते हैं अपने, इस 100 में से 98 बाल्टी जल है वो पीने के योग्य नहीं है। पीने योग्य कितना है, 2-2.5 बाल्टी पानी है वो पीने योग्य 100 में से। ठीक है, ये विश्व की स्थिति है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास है 2.41 या कुछ किताबों में 42 मिल जाता है प्रतिशत है। ठीक है, तो इतना क्षेत्र है विश्व का। विश्व अगर 100 मरबे में फैला है तो 2 मरबे में भारत है। ये कंडीशन है समझने के लिए अपने देखें। और पीने योग्य जल है वो 100 में से 2 ही बाल्टी है, उसका वितरण भारत के अंदर कितना है। और अब भारत है, भारत का 10.41% क्या है, राजस्थान है। ठीक है, अब भारत का जो 100% जल है ना, उसमें से राजस्थान को जो मिलता है वो मिलता है 1.7%। कितना मिलता है, 1.7%। क्षेत्रफल तो हमारा कितना है, 10.41%। जल हमारे पास है 1.7%। भाई जल का जो पीने योग्य जल का वितरण है वो तो यहीं से बिगड़ा हुआ है, और यहां से बिगड़ने के बाद में ये 2% तो क्षेत्र है अपने, 2.5% क्षेत्र विश्व का लेके बैठे हैं अपने, उसमें फिर जल का जो प्रतिशत आता है वो भी फिर कम ही आता है। और उस कम के अंदर जब अपने आते हैं तो जिसमें राजस्थान का भारत में जो भाग है वो 10.41% है, लेकिन उसे जल मिलता है 1.7% मिलता है। तो फिर आगे खतरे वाली घंटी हो जाती है, ऊपर से अपने बरसात नहीं होती, फिर अपने नदियां नहीं है, तो सारी समस्या इधर ही है जल वाली। तो ये बात अपने को नोट करनी है कि भारत के पास, राजस्थान के पास भारत के शुद्ध जल का कितने प्रतिशत है, तो 1.7% जल ही राजस्थान के अंदर उपलब्ध है। ये बात अपने को नोट करनी है। तो लिखिए, राजस्थान में देश के कुल भू संसाधन का, राजस्थान में देश के कुल भू संसाधन का, जल संसाधन का 1.7% भाग उपलब्ध है, और भू संसाधन का कितने प्रतिशत भाग है, 10.41%। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। भूभाग का मतलब भू संसाधन तो भूमि से हो गया। अब अपनी बात करते हैं सिंचाई वाली, कि सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में है। राजस्थान में सिंचित क्षेत्र, और सिंचित क्षेत्र को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां पे है, और एक क्या पढ़ेंगे, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कहां पर है, कौन से जिले के अंदर है। जब सर्वाधिक की बात आती है तब सर्वाधिक में गंगानगर आता है, और जब न्यूनतम की बात आती है तब राजसमंद आता है। कौन सा जिला आता है, राजसमंद। अभी शायद कृषि वाले टॉपिक में पढ़ा के तो आया हूं आपको मैं। तो सर्वाधिक में गंगानगर, और न्यूनतम के अंदर राजसमंद। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, सर्वाधिक गंगानगर, न्यूनतम राजसमंद। फिर अपने आगे बात करें इसी के अंदर
कि जिले में कृषित क्षेत्र के आधार पर सिंचित प्रतिशत कैसे, सिंचाई के प्रतिशत की बात हो रही है। जिले में, राजस्थान या सीधा लिखते हैं, जिले में कृषित क्षेत्र पर सिंचाई का प्रतिशत कैसे निकलेगा? यह निकलेगा कि एक नंबर बात तो कि जिले में कृषि योग्य भूमि कितनी है और उस भूमि के कितने प्रतिशत भाग पे क्या होती है, सिंचाई होती है। अब बात आएगी वो इस प्रकार से होगी, वो तो सीधी सीधी बात है, वो बात हो रही है क्षेत्रफल की कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। अब पहले तो पूछ रहे हैं कि कृषि सिंचित अपने क्या कृषि क्षेत्र किसमें ज्यादा, जहां पे खेती होती हो, भले सिंचाई हो भले सिंचाई नहीं हो। पहले तो खेती की बात की है, भी फसल का उत्पादन होता हो। फिर जितनी फसल बोई गई है, जितना क्षेत्र बोया गया, उस बोए गए क्षेत्र पर किसकी बात हो रही है, सिंचाई की बात हो रही है। अब ये बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें जब अपने पढ़ेंगे तब अपने को ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जो प्रतिशत आता है वो सर्वाधिक प्रतिशत वाला अपने जिला तो कौन सा आ जाता है, गंगानगर। और जब प्रतिशत के आधार पे पूछा जाता है तब न्यूनतम में जो जिला आता है वो जिला कौन सा है, चूरू। ये भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कृषि करवाई थी तब शायद बताया होगा, ये बात भी बताया ना। तो ये आंकड़ा भी अपने को ध्यान में रखना है। अब अगली बात कि राजस्थान के कौन से भाग में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है ना, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो राजस्थान के कौन से प्रदेश में होती है भी सर्वाधिक सिंचाई? भी उत्तर में होती है, एक दक्षिण में होती है, एक पूर्व में होती है, एक पश्चिम में होती है। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तब अपने इसके अंदर पूर्व करेंगे। तब क्या करेंगे, पूर्व करेंगे। जैसे ये राजस्थान है और राजस्थान के अंदर अपने देखें कि यहां से एक नदी गुजर रही है, कौन सी है, चंबल। यहां से एक नदी आती है, इसके अंदर ये कौन सी है, बनास। और भी यहाँ पे छोटी छोटी नदियां बहुत है इधर। तो इस क्षेत्र के अंदर सिंचाई वाला क्षेत्र है वो ज्यादा है। लेकिन जब बात आ जाए ना कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से क्षेत्र में होती है, तब ये उत्तरी क्षेत्र होगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, तब ये क्षेत्र होगा। और अगर सीधी सिंचाई की बात करें तब कौन सा होगा, पूर्वी राजस्थान होगा। तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो नोट कर दीजिए कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला भाग, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला भाग, इसमें यह नहीं पूछा इसने कि सिंचाई किसके द्वारा हो रही है, सीधा पूछा है ऑल ओवर। तब कौन सा भाग राजस्थान का, पूर्वी भाग। अब अपने आगे बात करेंगे साधन के आधार पे, भी कौन से साधन से कौन से जिले के अंदर जो सिंचाई है वो ज्यादा होती है। हाँ जी, हाड़ौती का प्रदेश सीधा वैसे दे रखा हो तो क्या, देखना पड़ेगा फिर अपने को। हो भी सकता है हाड़ौती, क्योंकि हाड़ौती के अंदर भी नदियां खूब है। कोटा के अंदर नदियां हैं, बूंदी में भी नदियां आती है, झालावाड़ में भी नदियां हैं, बारा में भी नदियां हैं, नदियां खूब है। तो उसको देखना पड़ेगा। किताब के अंदर जो सीधा लिखा हुआ है ना कि सर्वाधिक सिंचाई वाला भाग कौन सा है, तो पूर्वी भाग है। तो पूर्वी के अंदर दक्षिणी पूर्वी भी तो शामिल कर सकते हैं अपने, लेकिन लगभग यही लिखा मिलता है अपने को, पूर्वी भाग। क्योंकि पूर्वी भाग के अंदर वो ऐसे मान लेते हैं ना कुछ तो, कि जैसे काली सिंध नदी आती है, तो काली सिंध भी किधर से आ रही है। अब काली सिंध तो इधर से ही तो आके मिल रही है, इसमें कोई आहू आ रही है, कोई चोली, कोई परवन है, तो वो सारी है। पार्वती है तो है, कोई सीप है तो है, ये बनास इधर से होगी, ब्राह्मणी, कुराल, चाकन, ये सारी इधर से होगी। तो ये इस पूर्वी भाग का ही नाम अपने को क्या है, ज्यादा मिलता है। इस आधार पे अपने क्या पूर्वी मानते हैं। अब दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण के अंदर तो कौन सी आ जाएगी, माही आ जाएगी। फिर माही की सहायक आ जाएगी, कोई जखम है, सोम कमला, अंबा है, अनास है, चाप है, वो अलग है। तो वो एक अलग बात है।
अब लिखिए राजस्थान में सिंचाई के साधन। टाइम हो गया। राजस्थान में सिंचाई के साधन, चलो हेडिंग लगा दो, इसके बारे में अपने आगे कर लेंगे। राजस्थान में सिंचाई के साधन, फिर अपनी मैं एक टेबल बना देता हूं, उस प्रकार बना के छोड़ दो, उसको अपने कल पूरी कर लेंगे। जैसे ऐसे लिख दीजिए आप, एक तरफ लिखना है सिंचाई साधन, उससे राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है, फिर सर्वाधिक कौन से जिले में होती है और न्यूनतम कौन से जिले में होती है। इस प्रकार से आप लिख करके छोड़ दीजिए, तो अपने कल अपने आगे स्टार्ट कर लेंगे इससे। तो इससे क्या एक ही टेबल के अंदर सारे साधन पता लग जाएंगे, सबसे ज्यादा किसमें होती है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा होती है, न्यूनतम कौन से जिले के अंदर।